सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 28 जून के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज में वर्ल्ड सेक्शन में हमारे सामने है बोलिविया में एक कूप अटेम्प्ट करा गया था जो कि फेल हुआ। आइए देखते हैं इसको लिखे। बोलिविया जो कि आपका साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना के नज़दीक है। बोलिविया में आर्म्ड फोर्सेस पुल्ड बैक फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन ला पाज वेडनेसडे evening and a general was arrested after President Luis Arce slammed a coup attempt against the state and called for global support. मिलिट्री टेक ओवर करने का प्रयास कर रही थी। Military units led by General Juan Jose Zwinga, recently stripped off his military command, had gathered in the Central Plaza, Morelos Square, home to Presidential Palace in Congress. A Reuters witness saw an armored vehicle ram a door of the Presidential Palace and soldiers rush in. ये एक अटेम्प्ट था कूप करने का। कूप का मतलब हम जैसे जानते हैं सत्ता पलट होता है, जिसमें हम मिलिट्री खासकर शक्ति के दम पे टेक ओवर करने का प्रयास करती है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा कि यूएस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ है मिलिट्री कूप कराने में, मगर मैं ना तो इसको इस आर्टिकल में कहीं लिखा देख रहा हूँ, ना मैं कोई इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। बस ये उड़ती उड़ती खबर है। इसके अलावा बाकी आर्टिकल कुछ खास नहीं है, आपका मन करे आप देख लीजिएगा। एक बटरफ्लाई का जिक्र यहाँ पे हो रहा है जिसने पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके ट्रैवल करा है। Early one morning in late October 2013, Gerald Telvera, an entomologist, saw something highly unusual. A flock of painted lady butterflies stranded on a beach in French Guiana. The painted lady, or species Vanessa cadui, is one of the world's most widespread butterflies, but it isn't found in South America. मतलब एक ऐसी बटरफ्लाई की प्रजाति जो उनके क्षेत्र में पाई ही नहीं जाती है, वहाँ पे इन्होंने देखा। Yet there they were, lying in the sand of the continent's eastern shores, their wings tattered and riddled with holes. Judging by their condition, the bleary-eyed Telvera, who works at the Institute Botanic de Barcelona, Spain, guessed they were recovering from a long flight. जब उन्होंने उस तितलियों को देखा जो कि रेत पे पड़ी हुई थी, उन्होंने उनके पंख देखे। उसमें उनको ये देख के आइडिया लग गया कि ये कुछ बहुत लंबी जर्नी करके आई हैं, जिससे उनके पंखों में डैमेजेस दिखे। The insect is a champion of long distance travel, routinely crisscrossing the Sahara on a trek from Europe to sub-Saharan Africa. और इनके अध्ययन ने बताया कि यूरोप से ये सब सहारन अफ्रीका पूरा जर्नी ट्रैवल करा है अटलांटिक ओशन पार करके 2600 माइल्स का। द लॉन्ग रेंज मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट इज चैलेंजिंग। और देखिए, हम बड़े जानवरों को तो ट्रैक कर सकते हैं, डॉल्फिन्स या बर्ड्स। इंसेक्ट्स को हम ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि हम पे इतने या तो प्रिसाइज टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हों, जो कि अभी तक बने नहीं हैं। 2018, Talvera developed a way to use a common genetic sequencing tool to analyze pollen DNA. Pollen grains stick to the pollinating insects like butterflies when they are feeding on nectar from flowers. Talvera sequenced the pollen's DNA to determine which plant they came from. ऐसे इन्होंने एक तरीका निकाला आइडेंटिफाई करने के लिए कि पोलन का DNA देखो कौन से प्लांट से आए हैं, उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ का है और यहाँ कैसे है। बाकी अन्य बातें करी गई हैं, कुछ विशेष नहीं है, मैं यहीं तक रुकूँगा इस आर्टिकल को। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मैं जो आर्टिकल मिस कर रहा हूँ वो मेरे को कुछ खास लगे नहीं। बाकी आप बिल्कुल अध्ययन पूरा करिएगा, आपके हिसाब से है, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे आते ही हमको है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड JP Morgan इंडेक्स, व्हाट दिस मीन्स।
अब ये इतना विशेष मुझे नहीं लग रहा है आर्टिकल, मगर मैं एक क्विक ओवरव्यू दूंगा इसका आपको। द इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन जेपी मॉर्गन्स इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडाइसेस विल बिगिन फ्रॉम फ्राइडे। जेपी मॉर्गन जो इंडेक्स है ये बहुत विश्व का बड़े इंडेक्सेस में से एक है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में उसके देश का लिस्टिंग अच्छी जगह पे हो। क्या है ये जेपी मॉर्गन का मुद्दा? ये असल में जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा बैंक है पहली बात तो, और जेपी मॉर्गन खुद अपने आप में यूएस के बहुत बड़े फाइनेंसर रहे हैं। एक उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा आया था कि जेपी मॉर्गन ने यूएस गवर्नमेंट को लोन दिया था। इतने बड़े फाइनेंसर हैं। अब तो फिलहाल उनका निधन हो चुका है कई वर्षों पहले। इनके नाम पे ही बैंक चल रहा है, जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में गिना जाता है। In September last year, JP Morgan had announced that it would include IGBs to its emerging markets bond index from June 2024. The decision was taken after 2023 index governance review. तो उन्होंने ये निर्णय लिया था। So what will be the weight? इंडिया का वेट क्या होगा उस इंडेक्स में? इंडिया is expected to reach the maximum weight of 10% in the GBI EM Global Index. जो उनका इंडेक्स में लगभग 10% वैल्यूएशन हमारा रहेगा। वैल्यूएशन एक सही टर्म नहीं है, 10% हमारा उसमें हिस्सा रहेगा। हिस्सा भी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 10% आपका उस पूरे इंडेक्स में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पार्ट रहने वाला है। इसके अलावा ये कुछ खास नहीं है, आपको बहुत इसमें यही देखिएगा कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है, बॉन्ड मार्केट कैसे रेगुलेट होता है सेकेंडरी मार्केट में। ये खबर आपके लिए डायरेक्टली रेयर केस में काम आ सकती है, बाकी तो भगवान जाने कमीशन क्या उठा ले। फिर ये अगला है लार्ज एकेडमिक इंटरेस्ट बिहाइंड बॉम्बे हाई कोर्ट हिजाब बैन डिसीजन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिजाब को लेके एक बात करी है। Bombay High Court on Wednesday dismissed a plea by 9 students of Chembur NJHRA and DK Marathe College challenging the institute's dress code banning hijab, and held that the decision was in larger academic interest. It relied on express full agreement with 22 judgment of the full bench of Karnataka High Court that had validated the state government's hijab ban in government colleges. ठीक है, ड्रेस कोड में हिजाब को बैन करा कॉलेज ने, उसको लेके बच्चे कुछ कोर्ट चले गए थे। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट वाले डिसीजन को भी कोर्ट करवाया था। कंटेंशन ऑन ड्रेस कोड, द चेंबूर कॉलेज इशूड अ न्यू ड्रेस कोड ऑन मई दिस ईयर which would be implemented in the academic year beginning from June. This followed controversy last August when several junior college girls wearing hijab were denied entry for alleged non-compliance with the prescribed uniform. हिजाब की एंट्री नहीं थी तो बच्चों को रोका गया था। Mumbai High Court judgment, a division bench of Justice Atul S. Chandrukur and Rajesh S. Patel held that the dress code issued by the college was in large academic interest and not suffer from immunity as to violate। मतलब कॉलेज ने ये कहा था भाई ऐसा हमको किसी के धर्म पे नहीं टारगेट कर रहे हैं, मगर ये कॉलेज के ड्रेस कोड के लिए है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट क्या था? जस्टिस जस्टिस तेंदुलकर हु ऑथर्ड द जजमेंट एक्सप्रेस्ड फुल एग्रीमेंट विद द व्यू टेकन बाय द फुल बेंच ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट which stated that prescription of a dress code is intended to achieve uniformity among students so as to maintain discipline and avoid disclosure of one's religion. The High Court held that the dress code, when prescribed for all students, was intended to treat them as one homogeneous class so as to serve constitutional secularism. तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि सबकी ड्रेस जब सब सेम रहेगी ना तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, उसके साथ ही साथ एक सेकुलरिज्म भी हम इंश्योर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जो बात इन्होंने कही इसका मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं हर किसी को अपना रिलीजन दिखाने की ज़रूरत हो, और एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होने से एक इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। इसके अलावा दे हैव नो पर्सनल ग्रजेस। इवन कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी एग्री करा था। हाँ, एक इंस्टीट्यूशन में, एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए और हर संभव प्रयास करने चाहिए कि सेकुलरिज्म की वैल्यू मेंटेन रहे। इसके अलावा अगला आर्टिकल है केस फॉर फूड बफर पॉलिसी। इसमें देखते हैं इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्टूड एट 8.69% फॉर सीरियल्स इन May. These rates would probably have been higher but for sales suffer from buffer stocks, especially of wheat and chana,
built by government agencies during surplus production years. Take wheat. In 22-23, 34.82 lakh tons of cereal was offloaded from Food Corporation of India stocks. जैसे कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो बफर स्टॉक्स मेंटेन रखती है ताकि देश में कभी भूखे का अकाल ना पड़ जाए। एफसीआई एक उचित दरों में एक्सेस फूड को ख़रीदता है, जो सीरियल्स और गेहूं वगैरह होता है, और बाद में समय आने पे उसे मार्केट में रिलीज़ करता है। ठीक है, तो एफसीआई गोदामों से उठाया जाता है। Such sales, mainly to flour millers at market price determined through e-auctions, rose to a record of 100.88 in the following fiscal year. Lakh tons. So, how buffer in China helped? According to Department of Consumer Affairs, the All India model retail price of split chana dal currently stands at 90 per kg as against 70 per kg. Prices of tur arhar have risen even more, and moong so. But things would have been worse had National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India not bought larger quantities of bumper 2022 and 23 chana crops. These purchases during April, June 22 and 23 respectively amounted to 25.26 lakh ton and 23.53 lakh ton. They were made at the government's declared minimum support price. ठीक है, ये मतलब बता रहे हैं कि चना को ले कब कितने में ख़रीदा गया, कब कितने में उसे मार्केट में कैसे वो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ बाद में उसको लेके। केस फॉर बफर पॉलिसी, यही आर्टिकल रेयर केस में एमएससी वगैरह देख रहा हूँ बहुत टाइम से विशेष पूछते भी नहीं है इतना, और अगर पूछते भी हैं तो इतना डिटेल में कभी भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आप खुद ही देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके। हम आगे आते हैं एडिटोरियल पेजेस पे। एडिटोरियल पे आज बात कर रहे हैं बिग रिफॉर्म पुश, बजट 25 इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म विजन। प्राची मिश्रा जी ने ये लेख लिखा है और इसमें बात कर रहे हैं बजट को लेके 2025 के। इन मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज द एनुअल बजट इज़ अ नॉन इवेंट इन एमर्जिंग मार्केट्स। ऑन द अदर हैंड द बजट प्रेजेंटेशन हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ इंडिया। द बजट इज़ अ लेगेसी इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स। मतलब ज़्यादातर बड़े देशों में बजट इतना कुछ चिंता का विषय नहीं होता, मगर जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, खासकर भारत में। अगेंस्ट द बैकग्राउंड 24-25 budget is expected to present a long-term vision for Indian economy. In my view, the vision must entail 5 key elements. इसमें जो प्राची मिश्रा जी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 की पॉइंट्स पे अपना फोकस रखने के लिए बात करी है। पहला है ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक फाइनेंस और बाकी। मतलब इनके हिसाब से ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, पब्लिक फाइनेंस पर और बाकी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब पहली बात ग्रोथ की बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी क्लियर लेड आउट इज विजन फॉर अ विकसित भारत to make India develop economy by 2047. The question is what kind of growth rates are needed to increase India's per capita income. अच्छा, ये बात करें कि चलिए ग्रोथ तो हमने बात कह दी है, मगर ग्रोथ होगी कैसे, कैसे ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कैसे पर कैपिटा इनकम अपनी हम बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर ले आएँ। तो in 23 India's per capita income grew at 9.2% in nominal dollar terms. There is no small feat if India were to sustain these growth rates. She will become an upper middle income country by 30 and higher income by 2042. मतलब अगर हम 9.2% की ग्रोथ रेट को देखे चल रहे हैं और सस्टेन कर पाएँ इस ग्रोथ रेट को, तो लगभग 2030 आते आते हायर इनकम वाले देश बन जाएंगे और एक अपर मिडिल इनकम वाले बन जाएंगे, और 2042 आते आते हम हायर इनकम वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, लेट अस टेक टू रेलेवेंट कंपैरेटर्स, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वाइज कह रहे हैं, इफ 3 कंट्रीज कंटिन्यू टू ग्रो at 23 levels, it can take more than 25 years for India to catch up to Brazil and Indonesia. मतलब अभी भी स्थिति में इतनी बढ़िया नहीं है, हमें लगभग 25 साल लग जाएंगे अगर हम इसी दर पर चल रहे हैं इवन ब्राज़ील या इंडोनेशिया से कम्पीट करने में। द रेलेवेंट क्वेश्चन इज टू आस्क देन इज व्हाट would take India to 10% real GDP growth rate to enable a quicker catch up. तो अब हम जो ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ रेट को जल्दी कैसे अचीव करें, कैसे हम 9.2% से 10% की ग्रोथ रेट अचीव कर लें ताकि जो हमारा कामयाबी की तरफ रास्ता है वो जल्दी अचीव हो।
Historically, in the years when India grew at more than 8%, what constituted the high growth? It turns out if we really want to catch up rapidly, we need to fire all those cylinders comprising private consumption, investment, exports, and imports. The big budget plays a catalytic role for फायर पावर, मतलब हमको इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना पड़ेगा. दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट को लेकर है. एम्प्लॉयमेंट को लेकर कहा है इन्होंने कि एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग देश में जिस हिसाब से हमारे पास अबंडेंस है लेबर की, उसको हमें समय रहते मार्केट में यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अब हमने प्रयास तो करे ही हैं स्किल वगैरह करने के, मगर हम उसको भी इतना यूज़ नहीं कर पाए हैं युवाओं को. An auction process with a large uptake with alternative forms of compensation and accelerating the digital land records would allow attribute to words this. मतलब इसमें सबसे पहली बात तो ये बताने का प्रयास करा है कि कैसे गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स को ले आए. ठीक है, और इस लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हमारे जहाँ जहाँ पे जिस हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लोग मौजूद हैं, वहाँ उस हिसाब से हम रोज़गार दें. China plus one can ultimately be a surmountable challenge. China continues to be dragon, but discussions with several firms and investors do indicate that India moment if inter-ally we can give fillip to factor market reforms. हम जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर पाएंगे जगह जगह पर, वहाँ के लोगों को उसी हिसाब से रोज़गार मिल पाएगा. ठीक है, ऐसे इन्होंने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के बारे में बात करी है, FRBM के बारे में. ये कुछ खास नहीं था, मेरे को लगा पढ़ लीजिएगा. ओवरऑल fifth element is broad but equally crucial for the development of agriculture markets. Renewed emphasis on cleaning up of higher education, improving health outcomes and meeting the carbon limits. मतलब फिफ्थ एलिमेंट जो इनके द्वारा ये छोड़ा गया है कि इसमें लगभग जो भी आपके एलिमेंट्स आ सकें, अदर इश्यूज आ सकें, वो इसमें हम काउंट कर लें. अगला आर्टिकल है अनफिट इंडिया. लैंडसेट की रिपोर्ट को लेकर इन्होंने कहा है लैंडसेट स्टडी ऑन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अमंग इंडियंस. इससे पहले लैंडसेट ने बहुत लगभग 3 महीने पहले शायद डायबिटीज़ को लेकर भी रिपोर्ट जारी करी थी. The alarm bells about the growing burden of non-communicable diseases in India have been ringing for a few years now. Study after study has found that obesity and lifestyle related illness are claiming more lives than ever. ओबेसिटी हमारे लिए एक इशू बनता जा रहा है, इसको लैंडसेट ने हाईलाइट करा है. 2018 study of physical activity among adolescents in New Delhi found that social censure was a key obstacle. Another study 15 looking at barriers to exercising women in Thiruvananthapuram found the prevalence of belief that household chores alone can count as sufficient physical activity. जैसे 2 रिपोर्ट में बताया है कैसे कि महिलाओं को लेकर बड़ा एक नोशन कहा जाता है, रखा गया है कि भैया वो तो ऐसे घर के काम करती ही हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है. हालांकि सरकार ने भी फ़िटनेस को लेके मूवमेंट चलाए थे बहुत सारे. खेलो इंडिया बच्चों में फ़िटनेस को मोटिवेट करने के लिए, फिट इंडिया मूवमेंट बड़ों में खासकर, और हर सब लोगों में फ़िटनेस की एक नई ऊर्जा लाने के लिए. The limitations of this approach, however, are evident in its failure to recognize the most formidable hurdle facing Indians who want to be fitter: the lack of conducive physical environment in which to be more active. While gyms and fitness centers are not affordable options for a vast majority of Indians, the simple activity of walking too is not without obstacles. मतलब अगर हम नॉर्मल चीज़ें भी करें तो फिट रह सकते हैं, चाहे वो वॉक करने के माध्यम से हो या फिर एक रनिंग भी तो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. मगर हाँ, ये चिंता का विषय है कि लैंडसेट ने हमारा ध्यान इस तरफ केंद्रित करा है कि इंडिया में अभी भी फिटनेस को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है समय रहते. ठीक है, और यहाँ पे एग्ज़ाम्स को लेके बात करिए जो आजकल मैटर चल रहा है कुछ, क्योंकि ये देखिए मैटर कंटिन्यूटी में है, इसलिए कंटिन्यूटी वाले आर्टिकल मैं ज़रूरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कमेंट्री से डेली आती रहती हैं. बेटर होता है कि या तो मैटर कोई ख़त्म होने जा रहा होता है या फिर कोई डिसीजन आ गया होता है. आर्टिकल सही है, आप अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यो. ठीक है,
चर्न इन फ्रांस, ये हमने कल बताया था कोहैबिटेशन के बारे में। तो बेसिकली फ्रांस में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो मैक्रोन गवर्नमेंट है उनको इतना बढ़िया मैंडेट ना मिलने का उम्मीद हो रहा है। अब इसका मतलब है कि उनको कोहैबिटेशन में काम करना पड़ेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई एक पार्टी का बने, प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का बने। French President Emmanuel Macron is nothing is not a gambler. It may be recalled that he stormed to power in 2017 by taking a huge risk. He set up a new party which he claimed belonged neither to the left nor the right, and in doing so hollowed out the traditional left and the right of parties in France. In many ways, the chickens are coming home to roost for Macron. The present political landscape in France, therefore, has virtually no space for moderation. Macron's main reforms, like the ones of pensionable age, have been extremely unpopular. Remember also mass protest of yellow vests in 2018, which erupted because of Macron's green tax on fuel. It was therefore not surprising that Macron lost his legislative majority. मतलब मैक्रोन साहब जिस हिसाब से आए थे रिफॉर्म्स लाने को लेके, परिवर्तन को लेके, समय रहते वो जनता को गवारा नहीं रहा है और जनता ने सोच लिया कि भैया अब की बार कोलेशन की सरकार। The trouble is that Marine Le Pen has been carrying out a process of demonetization. जो असल में ला पेन है ये दूसरी पार्टी की सॉरी मरीन ला पेन है, ये भी पॉलिटिकल लीडर हैं फ्रांस में, ऑफ अ पार्टी नेशनल रैली, ठीक है, and has made statesmen like comments on burning issue of the day. Marine Le Pen no longer says France must get out of the EU. She hopes to work with one like-minded leaders like Giorgia Meloni and of Italy. ठीक है, the parties on the left have cobbled together new popular front which will fight the legislative elections on promises like, अब देखिए वहाँ के देश के मुद्दे हैं, हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, रिटायरमेंट, पेंशन वगैरह वगैरह, इसमें जो है वो कल हम बात कर चुके हैं। आप उसको जानने के लिए वेबसाइट पर चले जाइएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे ये पूरा पढ़ सकते हैं कि कोहैबिटेशन क्या होता है और कैसे यूरोप के चुनाव बदल रहे हैं, वहाँ का पूरा एक नया पॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिएट हो रहा है यूरोप में। इसके अलावा एक खबर थी यहाँ पे स्पेक्ट्रम को लेके, वाई द recent spectrum auctions saw muted response. First spectrum auction under the newly formed government saw a feeble response from telecom companies as it fetched just rupees 11,340 crores to the exchequer. मतलब इस बार लोगों ने कुछ खास मतलब बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने कुछ खास रुझान नहीं दिखाया स्पेक्ट्रम को लेके। A mere 12% to the government reserve price of rupees 96,238 crores. This is the third lowest mop-up since competitive bidding for spectrum began in 2010. Who bought what? The auction started on 25:10 a.m. and concluded on June 26. मतलब लोग भारती एयरटेल वॉज द बिगेस्ट स्पेंडर इस टाइम अराउंड बिडिंग फॉर एयरवेव्स वर्थ रुपीज़ 6,856 crores. मतलब कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती तभी तो जो हमारा मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं, कॉलिंग करते हैं, ये उनको जो खरीदने के बाद क्या होता है, लाइसेंस मिल जाता है हम और आपको सिग्नल्स देने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। The auction signals two key things: that during 22 auction, telecom companies had acquired a large amount of spectrum, and the recent bidding was to ensure expansion and continuity of services. The second is that 5G demonetization has been an issue for telecoms, given that the higher speed technology is yet to show a promising end user use case. As a result, they are being cautious not to acquire a large quantity of such spectrum until the monetization path is figured. तो अभी कुछ पॉलिसी चेंजेस का वेट कर रही हैं टेलीकॉम कंपनी, उसके बाद ही यहाँ पे स्पेक्ट्रम्स को खरीदेंगी तभी उनको एलोकेट होगा। बाकी स्पोर्ट्स की खबर है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। आज के लिए रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हमने वेबसाइट पे मेंशन कर दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट खबर थी वो हमने आपके साथ शेयर कर ली है। क्विक एनालिसिस में आप सब आए, अच्छा लगा, और कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।